नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हर खबर को भूल जाइए, बहुत करीब से देखिए और समझिए इस गुस्से को। यह गुस्सा देश में उस सिस्टम के खिलाफ है, पुलिस के रवैये के खिलाफ है, हुक्मरानों के खिलाफ है। 8 साल पहले दिल्ली में सरेआम निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसके जिस्म के साथ जो किया, उसके बाद उसकी सांस की डोर टूट गई। पूरा देश खड़ा हुआ था ना, आप हम सब। वक्त बीत गया, हालात नहीं बदले। आज भी बेटियां महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदों ने बेटी के साथ जो किया, उससे इंसानियत शर्मसार है। गैंगरेप के बाद पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से की आग भड़क गई है। अस्पताल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस से लेकर कई पार्टियां मौके पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज सवाल यह है कि इस देश में आज भी बेटियां महफूज नहीं है। हाथरस की ये निर्भया जिसे कहा जा रहा है, कब तक निर्भया, ये सवाल उठ रहा है। आज सुबह का ये एक और मामला जिसने पूरे देश को झकझोरा है, लेकिन सवाल यही है कि इसके बाद भी न सोच बदलती है, न तरीका बदलता है, न व्यवस्था बदलती है, न इंसाफ की वो धुरी बदलती है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो दरिंदे। संदीप आरोपी नंबर 1, ये है हाथरस के निर्भया के गुनहगार। आज इनके चेहरे दिखने चाहिए। आरोपी नंबर 2 लवकुश नाम है इसका। आरोपी नंबर 3 रामकुमार। मास्क चाहे आधे चेहरे को छिपा दे, लेकिन इस गुनहगार की आंखें देखिए। रवि आरोपी नंबर 4। संदीप की उम्र 22 साल है, 10वीं तक पढ़ाई की है और काम पल्लेदारी का है। लवकुश 19 साल का है, 12वीं तक पढ़ाई की है, काम खेती का है। आरोपी नंबर 3 रामकुमार, उम्र 28 साल, पढ़ाई 10वीं तक, बेरोजगार घूम रहा है। आरोपी नंबर 4 रवि, उम्र 28 साल, 10वीं तक पढ़ाई की है, नौकरी कर रहा है। और आज तक ने हाथरस के इस निर्भया की मुहिम उठाई है। आज इंसाफ तक इस लड़ाई को ले जाने में शामिल होइए हमारे साथ और बताइए कि आखिर इन 4 दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों निर्भया के इतने साल गुजर जाने के बाद भी बेटियां महफूज नहीं है इस देश में। आपकी रूह कांप जाएगी जब आप जानेंगे कि इस बेटी के साथ क्या हुआ था। हाथरस से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है और इसीलिए श्वेता, आपके साथ शुरुआत करते हुए सफदरजंग अस्पताल, निर्भया के साथ वो बर्बर कांड, वहां पर खड़े हम सब रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज सवाल ये उठता है कि इतने बरस बीत जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बीतता है तो ये अन्याय नहीं खत्म होता है, तो ये रूह कपा देने वाला जो तरीका है। 4 लोगों ने जिस तरह से ये बर्बर कांड किया है, उसको लेकर आज बहुत गुस्सा है लोगों में। अंजना, साल बदल जाता है, महीना बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है ये हालात। मैं इस समय सफदरजंग अस्पताल में खड़ी हूं अंजना। यहाँ उस छोटी सी बच्ची के परिवार वाले मौजूद हैं, जिनका हाल बुरा है, जो कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा होश आया था, उसने सिर्फ एक मांग की थी कि इंसाफ चाहिए। उन 4 दरिंदों को फांसी पर लटकवाना ही होगा। आज जब वो गरीब परिवार यहाँ पर बैठ के इंसाफ की आस लगा रहा है, इंसाफ की दुहाई दे रहा है, तब आप समझिए हिंदुस्तान का कलेजा फट जाना चाहिए ऐसे दिनों में, जब किसी भी लड़की पर इस तरह का अत्याचार होता है और 15-15 दिन बीत जाते हैं, कोई FIR लिखने को राजी नहीं होता है। कानून बन जाए, कानून पर कानून बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाए, लेकिन जब तक कोई आपका मामला ही दर्ज नहीं करेगा, तब तक क्या फायदा इस तरह के कानूनों की। यहाँ पर अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो आपको थोड़ी भीड़ भी नजर आएगी। यहाँ भीम आर्मी के नुमाइंदे भी हैं जो आए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपको कुछ कांग्रेसी भी नजर आएंगे और ये इस कोशिश में है कि आज इंडिया गेट तक इस अपनी आंदोलन को ले जाएं।
दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम मरीज भी मौजूद हैं, लेकिन उस सब के बीच हर एक व्यक्ति के आंखों में आपको एक ही सवाल मिल जाएगा, आखिर क्यों बार बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, क्यों किसी लड़की पर इस तरह का अत्याचार। वाकई आपने जो कहा है कि जिस तरह की चीजें हुई हैं इस बच्ची के साथ, वो दोहराते हुए जुबान कांप जाती है। किस तरह के दरिंदे रहे होंगे वो। अंजना, एक बार सीधे आपको लिए चलते हैं हाथरस, वहां से अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूह कपा देने वाली एक घटना है, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसका जिक्र कर पाना बहुत मुश्किल है टीवी पर, लेकिन हमारे तमाम दर्शक समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इन 4 दरिंदों ने किस तरह की हैवानियत की है उस बच्ची के साथ। 19 साल उसकी उम्र थी, लेकिन सवाल तो व्यवस्था पर है अभिषेक आनंद, जिसका ना डर है, ना खौफ है, ना दहशत है इन दरिंदों में। क्या लैप्सेस वहां पर, क्या देरी हुई थी? परिवार के जो आरोप है उसकी पूरी सच्चाई हमारे दर्शकों को बताइए अभिषेक। जी देखिए अंजना, इस वक्त हम लोग उसी पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वो गांव है जहाँ ये घटना हुई थी। ये चंदपा थाना है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट का है, हाथरस शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर है और इसके आगे ही थोड़ी दूर बाजरे के खेत हैं जहां पर ये घटना हुई थी। पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं और जब इन लोगों ने बात करी तो इन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होनी थी वो हमने की है, कानूनी तौर पर कोई भी लैप्स पुलिस की तरफ से नहीं है। सबसे बड़ी बात अंजना, जो 3 चीजें इन लोगों ने नकारी हैं पुलिस ने और प्रशासन ने, उसमें से पहली बात यह है कि उसके ऊपर जो जीभ काटने की रिपोर्ट्स आई उनको इन लोगों ने गलत बताया है, रीढ़ की हड्डी तोड़ने की रिपोर्ट आई उनको इन लोगों ने गलत बताया है, और तीसरा ये भी कहा है कि जितने दिन भी यहाँ पर लड़की थी, जितने दिन भी विक्टिम हाथरस के अस्पताल में थी, फिर अलीगढ़ के अस्पताल में थी, कहीं पर भी डॉक्टरों की किसी भी टीम ने सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं की थी। और जैसे ही विक्टिम होश में आती है और पुलिस को बयान देती है तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। इससे जो पुलिस अपना एक प्रॉपर सरकारी तंत्र है उसके मुताबिक मैं लौट रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं और पुलिस कैसे अब लिपापोती में लग गई है, ये सब कुछ आप बता रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले वहां अनाउंसमेंट हो रहा है सीधे तंसीम क्या हो रहा है वहां पर जहां आप मौजूद है, बताइए तंसीम। जी अंजना, अभी भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है और लोगों को आगाह किया है कि 5 मिनट के अंदर इस परिसर को, सफदरजंग हॉस्पिटल का जो ये परिसर है, मॉर्चरी का जो ये एरिया है, इसको खाली कर दें। 5 मिनट के अंदर पुलिस खाली नहीं करते, अगर लोग खाली नहीं करते हैं तो पुलिस जबरदस्ती यहाँ से लोगों को हटा देगी, यहाँ से बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। और अभी रिक्वेस्ट की है दिल्ली पुलिस के अफसरों ने, अभी अनाउंसमेंट किया है बाकायदा माइक पे कि यहाँ से आप लोग हट जाएं, यहाँ से अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करेगी पुलिस को जो अपनी कार्रवाई करनी है वो करने की, परिवार के जो डेड बॉडी के हैंडओवर का कंसेंट देना है वो देंगे। तो जाहिर है धीरे धीरे इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ पे लोगों ने कैंडल्स जला रखे हैं, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। हॉस्पिटल से लोगों को बाहर करने की अब दिल्ली पुलिस के अफसरों की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो रहा है। आप देख सकती हैं कि ये दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनाउंस कर रहे हैं, एसीपी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से लोग अब हट जाएं, क्योंकि ये हॉस्पिटल परिसर है, मॉर्चरी का परिसर है, यहाँ पे लोगों को धरने प्रदर्शन की किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। लिहाजा ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग यहाँ से इस एरिया को खाली कर दें। तस्वीरें दिखाते रहिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस कांड में यूपी पुलिस का बड़ा दावा है। यूपी पुलिस अपनी तरफ से कह रही है पीड़िता के साथ नहीं हुआ था गैंग रेप। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज तक से बोले हाथरस के एसपी और वो इससे सीधा इनकार कर रहे हैं गैंग रेप से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पुलिस का इसमें क्या रोल है, कैसे एफआईआर हुई, कैसे वो तहरीर चेंज हुई, पूरा विस्तार में बताइए कि ये गैंगरेप की घटना को आखिर पुलिस ने कैसे तफ्तीश किया। देखिए, शुरू में जैसा आप जानते हैं, पहले ही बताया गया है, 14 तारीख को पीड़िता के भाई और उनकी मदर थाने आई थी, थाना चंदपा, और उन्होंने, पीड़िता के भाई ने रिटन कंप्लेन दी थी कि उनकी बहन को बाजरे के खेत में जब वो घास इकट्ठा करने गई थी तो जो एक अभियुक्त है, उसका नाम बताया था संदीप, उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। तत्काल इसकी एफआईआर रजिस्टर की गई थी सुसंगत धाराएं 307 SC/ST एक्ट में, और उसके जो अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई थी। उसके बाद पीड़िता को उचित इलाज के लिए जब यहाँ से जिला अस्पताल से
JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया। तो वहाँ वो उस समय बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो जब वो बोल पाने की स्थिति में हुई तो उसका स्टेटमेंट जो IO सर्किल ऑफिसर है उसने रिकॉर्ड किया। तो पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और एक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 एक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए कहीं कहीं ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता की जीभ काट दी गई थी या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी जिसके कारण की उसकी प्रॉब्लम हुई थी और जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसको कि सर्किल ऑफिसर ने महिला कांस्टेबल की बदौलत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है। और उसके बाद साथ में हमारी पुलिस टीमें लगी हुई थी। जो 4 एक्यूज हैं चारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल 4 एक्यूज हैं, चारों को गिरफ्तार करने के लिए एक सेकंड उनका वहां पोस्टमार्टम करा लिया गया है। उनका शव यहां आएगा और जो बाकी साक्ष्य संकलन है वो हम तत्काल करा के आगे की विधि कार्रवाई कराएंगे और चार्जशीट दाखिल कराएंगे। गैंगरेप का जो आरोप था इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ हुआ जिससे कि ये साबित हो सके कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और कई लोगों द्वारा किया गया हो, ऐसा कुछ पुलिस को मिला है? देखिए जब मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको FSL रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। प्राइवेट पार्ट में कोई चोट ऐसी नहीं है, ऐसे अभी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया जी। दूसरी चीज सर, अब इन्वेस्टिगेशन यहीं तक है? इतने ही एक्यूज थे जितने पकड़े गए हैं या अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन के पहलू चेंज होंगे और भी लोगों को पकड़ा जा सकने की संभावना है? देखिए जितने भी अभियुक्त नामजद और प्रकाश में टोटल 4 हैं, चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार करने को शेष नहीं है। चारों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, ये हाथरस के SP बता रहे हैं। हाथरस के SP मेडिकल जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए गैंगरेप से ही अब इनकार कर रहे हैं। गैंगरेप से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन परिवार के तमाम आरोप हैं और राजनीतिक रूप से ये मामला कितना बड़ा बनता चला जा रहा है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इस क्रूरता ने कहीं पर झकझोर दिया। ये सवाल पूछने पर मजबूर किया कि आखिर एक बेटी इस देश में इस तरह से 4 दरिंदों की शिकार होती है और ये व्यवस्था देखती रह जाती है। उन दरिंदों में आखिर क्यों नहीं खौफ कानून का बसता है, क्यों नहीं डरते हैं वो? हमारे साथ तंसीम हैदर बने हुए हैं, जहां पर तंसीम क्या आप बता रहे हैं कि एम्स में उनकी पोस्टमार्टम की जा रही है और इसी वजह से वहां पर लोगों का पहुंचना हो रहा है और दिल्ली पुलिस लोगों को नियंत्रित कर रही है। तंसीम, जाहिर सी बात है, लोगों को ये बताया गया, लोगों को ये पता चला कि डेड बॉडी यहाँ से भेज दी गई है हाथरस के लिए, तो भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि हमें बिना बताए डेड बॉडी क्यों भेज दी गई, जबकि पुलिस ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के चलते कह रही थी। बाद में डिप्टी SP का यह बयान आया कि उनके कब्जे में है, मॉर्चरी में है डेड बॉडी और परिवार के कंसेंट के बाद उसको दिया जाएगा और सुरक्षा के साथ उसको भेजा जाएगा हाथरस। तो लोगों की भीड़ अभी भी जमा है, लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि आप इस परिसर को खाली कर दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी है और इस परिसर में धरना प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है। हॉस्पिटल परिसर है सफदरजंग का। तो पुलिस का कहना और पुलिस की कोशिश यही है कि जो परिवार के उनके पिता और भाई यहाँ मौजूद है उनसे कंसेंट लिया जाए, उनके बाद उनको डेड बॉडी सौंपी जाए और डेड बॉडी को यहाँ से सुरक्षा में रवाना किया जाए और इस धरना प्रदर्शन को यहाँ से किसी भी तरह खत्म किया जाए। यहाँ पे CRP को बुलाया गया है। बाकी जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं और उनकी ये कोशिश है कि इस परिसर को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक आनंद है क्या हमारे साथ? अभिषेक, आपने SP से बात की थी, कई दिनों तक उस बच्ची को होश नहीं आया, क्या इसका जवाब था उस SP के पास? क्या उस SP ने आपको यह समझाया कि कौन से अस्पताल में कौन सी मेडिकल रिपोर्ट, किसका जिक्र वो कर रहे हैं? और अगर इसके साथ हिंसा हुई इस तरह की तो इसका क्या लॉजिक है उनके पास? 4 लोग एक लड़की की हत्या क्यों करना चाहते थे? क्या मोटिव था? किस तरह बढ़ रही है उनकी जांच? क्या उनके पास एक भी सवाल का जवाब है? इस बच्ची की मौत हो गई है,
एसपी साहब को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या सिर्फ अपना दामन बचाने की कोशिश में लग गए हैं? अभिषेक आनंद जी देखिए अंजना, धाराएं कम हो जाने से किसी भी तरह का ये जो घटना हुई है इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उसके ऊपर हमला हुआ, दूसरी बात बिल्कुल क्लियर है कि विक्टिम के ऊपर हमला गलत नीयत से किया गया, किसी सही नीयत से किसी आपसी झगड़े में हमला नहीं किया गया। विक्टिम के ऊपर गलत नीयत से हमला किया गया। उसी गलत नीयत के हमला करने के बाद जब उसने चीख निकाली तो उसके गले को दबाया गया। उसके बाद जब उसके गले की हड्डी पर चोट आई तो सारी कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में आई और उसके बाद अंततः उसकी आज जान चली गई। किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई करना कि हमने सारा काम कर दिया नहीं है। अगर मुजरिम में खौफ नहीं है, अगर जो भी सेक्सुअल प्रेडेटर है, जो भी इस तरह के भेड़िए जो सड़क पे घूम रहे हैं, अगर उनमें खौफ नहीं है पुलिस का, अगर लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं है, तो 2 धाराएं बढ़ाने 4 कम करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक और आपको बताना चाहूंगा अंजना, कि जिस तरह की चीजें ग्राउंड पे होती हैं, गांव में होती हैं, इस तरह के छोटे कस्बों में होती हैं, बड़े बड़े दावे किए गए, निर्भया फंड बना दिया गया, लेकिन अंजना इसका निर्भया फंड का उपयोग इस चीज में होता है कि कैसे उसको कंपनसेट किया जाए। जब घटना हो जाए तो वो पुलिस स्टेशन बना दिया जाए जहां वो पहुंचे। जब पुलिस स्टेशन बन जाए तो बाद में आएगा। एक सेकंड अभिषेक आनंद, कॉम्पनसेशन तो बाद में आएगा। अगर वाकई ये रेप का मामला है और ये एसपी साहब आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, तब सवाल किधर जाएगा? क्योंकि इनकी तो पूरी ताकत इस बात में झोंकती हुई नजर आ रही है कि ये रेप नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट देखिए, रेप की बात गलत है, जीभ कटने की बात गलत है। सवाल यह है कि इस बच्ची पर इस तरह का हमला हुआ और ये किसी आपसी रंजिश की बात अगर नहीं है तो मोटिव बताए एसपी साहब, और ये बताए कि इस तरह की घटना पे आखिर लिपापोती करने की कोशिश क्यों हो रही है। ये भी वो बताए कि उसकी जान चली गई है, कई दिनों बाद उस बच्ची को होश आया है। ये सवाल पूरे देश में आज गूंज रहा है। हर मां जिसने उस दिन निर्भया की मौत के बाद सड़कों पर निकलकर विरोध किया था, नए कानून की मांग की थी कि बच्चियों को इंसाफ मिले, आज वो सभी इससे बहुत गुस्से में है। ये बात हाथरस के उस थाने तक पहुंच रही है कि नहीं जहां आप खड़े हैं? अगर एसपी साहब अभी भी हो तो उनको बोलिए कि आए बाहर सवालों का जवाब दें। जिस थाने के बाहर आप पहुंचे हैं, जहां पर आप खड़े हैं, वहां तक ये आवाज पहुंच रही है या नहीं? लोगों में बहुत गुस्सा है। ये लीपापोती से आगे का मामला हो चुका है अब। अभिषेक आनंद जी बिल्कुल अंजना, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की उनको लाइव पर बैठाने के लिए, यहाँ तक कि जो डीएम है यहाँ के वो भी पहुंचे हुए हैं, एसपी क्राइम भी पहुंचे हुए हैं, दूसरे जिले के अधिकारी तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर लाइव शेयर करने के लिए, मेरे साथ खड़ा होने के लिए राजी नहीं हुआ। अपनी उन लोगों ने पूरी तरीके से सफाई दी कि कानून की किताब के मुताबिक उन्होंने जो जो करना था, जो जो कहना था वो कह दिया और वो चले गए। सवाल सबसे बड़ा यही है, जो भी चीजें वो बता रहे हैं उससे ये कहाँ साबित होता है कि ये क्राइम नहीं हुआ? उससे यह कहां साबित होता है कि गलत नीयत से उस लड़की के ऊपर हमला नहीं किया गया, उसका गला नहीं दबाया गया, उसके गले की हड्डी में चोट नहीं आई? ये कहां साबित होता है? क्राइम तो हुआ है, इनोसेंट मासूम लड़की के खिलाफ हुआ है, और जिन दरिंदों ने किया है, अगर उनके मन में खौफ नहीं है तो किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह का फंड बनाना सब कुछ बेनामी लगता है। अंजना, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी तंसीम में आ रही हूँ आपके पास, श्वेता सिंह भी जुड़ी हुई हैं और सफदरजंग अस्पताल के बाहर से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सफदरजंग में जबरदस्त हंगामा हो गया है, वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्वेता जी, विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं अंजना, और साथ ही उसमें एक चीज को हमें समझना होगा कि लड़की का जो छोटा भाई है वो अभी उससे मेरी बात हुई है और उसने कहा है कि मेरी बहन का गला टूटा हुआ था। अब देखिए, ये टेक्निकल चीजों में अगर फंसाएंगे तो इस चीज का जवाब उन्हें जरूर देना होगा कि उस समय फिर पुलिस वालों ने उस बच्ची से ये क्यों कहा कि नहीं ये नाटक कर रही है, एफआईआर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों इस तरह की चीजें कही गई थी? अगर उस समय सचमुच में वो बेहोश थी, गले में इस तरह का प्रहार था जो आज उस बच्ची की जान चली गई है, और उस समय एक परिवार को सिर्फ इसीलिए नाटक करने का उलाहना दिया गया क्योंकि वो एक गरीब परिवार था। आज ये सारी दलीलें एक तरफ है यूपी पुलिस की और हकीकत जो है वो दूसरी तरफ है अंजना।
तमाम सवाल ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे और हम तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं अभिषेक आनंद कि वहां पर ये सवाल दागे जाए और पूछा जाए कि आखिर इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी। आज परिवार ये क्यों बता रहा है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही की, पुलिस ने उनके मामले को सीरियसली नहीं लिया और वही किया जो हर बार ऐसे केस में होता है, लड़की पर ही सवाल खड़े कर देना। लड़की जिस तरह से आज उसकी मौत हो गई है, ये सवाल उल्टा पूछ देना कि ये नाटक कर रही है। अभिषेक आनंद, जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद मैं आ रही हूं तंसीम। जी देखिए अंजना, इस तरह की घटना पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर होती है और पुलिस की टीम वहां जाने के बजाय वो जो तहरीर मिलती है उसके आधार पर एफआईआर करती है। क्या होता है थाने के अंदर हम सबको अच्छी तरह से पता है, कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है अच्छी तरह से पता है, लेकिन कानून की किताब के मुताबिक जो चीजें पुलिस को करनी है वो करके अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी पूरी है। सबसे बड़ी समस्या यही है अंजना कि ग्राउंड पर जो चीजें होती हैं वो वहां तक नहीं पहुंचती जहां पर कानून बनते हैं। ट्रेनिंग की बहुत ही जबरदस्त कमी है। जो पुलिस के लोअर स्ट्रेटा है, जो कांस्टेबल है, उनमें ट्रेनिंग की बहुत जबरदस्त कमी है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की कमी है। अगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि गर्दन की हड्डी टूट सकती है गला दबाने से, तो अगर वो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो फिर उसको बचाएगा कैसे? उसको आखिर एफआईआर तक बात पहुंचने से पहले उसको पता तो चले कि आखिर इसको हुआ क्या है, कैसे उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको सच तो माने, तब तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इस तरह के आरोप जब पुलिस पर लगते हैं, इस तरह के जो दरिंदे हैं इस तरह से लड़कियों पर हमला कर देते हैं खुलेआम, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ कानून की किताब के मुताबिक जो काम होना है वो हो जाए तो क्या पुलिस का काम खत्म हो गया? क्या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? क्या आगे इस तरह की घटना नहीं होगी? इसके लिए क्या पुलिस पूरी तरह से तैयार है? अभिषेक, इसमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इसमें ईमानदारी चाहिए होती है। इसमें यह समझना होता है कि कानून के तहत ही आपको काम करना है। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरह की पीड़िता आए तो सख्त से सख्त तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बात सुनी जाए, फौरन केस दर्ज किया जाए। इतना संगीन ये अपराध है, लेकिन शायद उस दफ्तर में, उस थाने में बैठे एसपी साहब तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन आज तक की नजर है इस खबर पर और सुनना पड़ेगा एसपी साहब को और बताना पड़ेगा कि आखिर इसी थाने में जो आपके पीछे है कार्रवाई सख्त क्यों नहीं की गई। रेप जैसे मामले में क्यों लड़की पर ही सवाल खड़ा किया गया? आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। सवाल आज तक पूछ रहा है कि आखिर कब तक निर्भया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज सुबह एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया है। जरा रोक कर, ठहर कर सोचिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस की 19 साल की बेटी, 15 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई, इस बेरहमी से मारा गया कि आज उसकी मौत हो गई। कई दिनों तक वो होश तक में नहीं आई। वो मौत अब अपना इंसाफ मांग रही है, संपूर्ण न्याय। ये आक्रोश हमारी आपकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाता है और पूछता है कि कब तक रौंदी जाएंगी बेटियां, कब तक मारी जाएंगी बेटियां। ये आक्रोश हमारी बिना रीढ़ की जिंदगी को टेक देने के लिए है कि अब तो जागो और अपने दामन में झांक कर देखो और पूछो कि कब तक बर्बर अपराधियों और दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी बेटियां। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब तक एक बेबस बाप अपनी पथराई आंखों से अपनी बेटी की लाश को निहारेगा? उस निष्प्राण बेटी की लाश जिसकी आत्मा को पहले मार दिया गया, फिर शरीर को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप।
आज देश उदास है, गुस्सा है देश में सिस्टम के खिलाफ, पुलिस के रवैये के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ। 8 साल पहले दिल्ली में सरेआम निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसके जिस्म के साथ जो किया, उसके बाद उसकी सांस की डोर टूट गई। वक्त बीत गया, हालात नहीं बदले। आज भी बेटियां महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदों ने एक बेटी के साथ जो किया, उससे इंसानियत शर्मसार है। गैंगरेप के बाद पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अब मौत हो गई है। जबरदस्त गुस्सा सड़कों पर भड़का है। अस्पताल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस से लेकर कई अन्य पार्टियां भी मौके पर प्रदर्शन कर रही हैं और आज तक हर पीड़ित के साथ है। आज तक उनकी आवाज बनेगा। इंसाफ की ये मांग होगी और पुरजोर तरीके से होगी, क्योंकि किसी भी पुलिस महकमे को किसी भी राज्य में ये इजाजत नहीं है कि जब कोई रेप पीड़िता उनके पास आए तो उस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाए। एफआईआर दर्ज करने के बजाय कहा जाए कि चोट का नाटक कर रही है। हाथरस के एसपी तक ये आवाज आज तक की पहुंचनी चाहिए कि आप केस की लीपापोती पर ध्यान मत दीजिए। ये बताइए कि आखिर इस बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्यों हुई है। और ये सवाल हम पूछेंगे, लगातार पूछेंगे। हाथरस कांड पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़िता के भाई और पिता ने आज तक से बात की है और उन्होंने पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिवार का दर्द आप आज तक पर सुनेंगे। पुलिस प्रशासन पर पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उन्होंने ही मजाक उड़ाया। सुनिए क्या कहा है। हिंदुस्तान की बेटियां कब तक मोहताज रहेंगी केवल कुछ पारंपरिक श्लोकों की। हिंदुस्तान की बेटियां कब तक इंतजार करेंगी इस तरह से इंसाफ की। अब हाथरस का मामला सामने आया है। आज हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ नामों से, क्या सिर्फ विश्लेषणों से इंसाफ मिलेगा। उनके भाई इस समय हमारे साथ हैं। बॉडी आप लोगों को हैंडओवर की गई है, पोस्टमार्टम हो चुका है? नहीं, पोस्टमार्टम हो चुका है पर बॉडी हमारे हैंडओवर नहीं की गई है। क्या आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं बताया अभी तक। कितने दिन एफआईआर का इंतजार करना पड़ा? एफआईआर का कम से कम 8-10 दिन। क्यों, क्या कहा गया? ये प्रशासन की वो लापरवाही रही। वहाँ पे कह रहे कि जो एक दिन क्या नाम है, हमने नॉर्मली रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद फिर एक को पकड़ लेते थे, एक को छोड़ देते थे, ऐसा कर रहे थे। हमारी समाज के लोग आए वहाँ पे, उन्होंने दबाव डाला, धरना प्रदर्शन करा डीएम, एसडीएम, एसएसपी के यहाँ पे। तब उन्होंने आगे कार्रवाई करी और आरोपी को कम से कम 10 से 12 दिन में पकड़ा गया। अभी कल परसों में पकड़ा गया है। 10 से 12 दिन का समय लग गया इसमें। आरोपी को पकड़ने में क्यों एक मजाक बन जाता है कानून का, ये समझ नहीं आता। कितने साल की थी बेटी आपकी? बेटी करीब 18 साल की थी बस। किस हालत में मिली थी आप? उस बेहोशी की हालत में मिली। बहुत चोटें आई थी बताया जा रहा है, गर्दन, गला, आंख में खून भी था। ये गला जो दबाया ना, उसकी ये हड्डी और ये यहाँ से हड्डी, ये धड़ जो है उसका काम करना छोड़ दिया। उसी धड़ काम करना बंद कर दिया था। मैं बोलना चाह रहा हूँ, घास लेने गई थी जब, पापा जी नहीं थे वहाँ, मम्मी जी थी। मम्मी जी साथ गई, उन्हें वहाँ पे वो बिना कपड़ों के मिले और उन्होंने अपना पल्लू डाला साड़ी का। उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाए गए तो उन्हीं में से एक जन जाके वहाँ पे हमारे जो बड़े भैया हैं उनको बताया कि आपकी बहन वहाँ पे बेहोश पड़ी है। तो वो ले गए थे सीधे थाने उठा के। जी, आप लोग लगे रहे कि बेटी को इस तरीके से कर दिया है। एफआईआर नहीं कर रहा था कोई भी? जी मैम, हाँ, वहाँ से जब बड़े भैया उठा के ले गए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ एफआईआर SC/ST एक्ट लगाया, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे और ना उनकी समझ में कुछ आ रहा था। उन्होंने खुद ऑटो बुक किया अपनी तरफ से पैसों से, ना उन्होंने, पुलिस वालों ने भी एम्बुलेंस नहीं मंगाई, जबकि वहाँ पे जमीन पे लिटा दिया था दीदी को। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इन्हें यहाँ से बड़ी थी वो। जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ से उठा के ले जाओ, ये बहाने बना के लेटी हुई हैं पुलिस कर्मियों ने। बहाने बनाने की बात की? जी, ऐसा बोला था उन्होंने। जबकि खून था, सब नजर आ रहा था। जी। और दूसरी बात जो हमारे उल्टी भी हुई है, 3-4 बागला हॉस्पिटल में 3-4 खून की उल्टी भी हुई है। 10-15 दिन तक तो ब्लीडिंग रुकी भी नहीं। 10-15 दिन तक ब्लीडिंग रुकी नहीं थी। दूसरी बात, जो 14 तारीख से 22 तारीख के बाद उन्हें अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ, 22 तारीख के बाद, तब जाके उनकी 22 तारीख के बाद ही मेडिकल रिपोर्ट की गई है। 14 तारीख से 22 तारीख तक कोई अच्छा इलाज नहीं दिया, नॉर्मल वार्ड में ऐसे डाल रखा था उन्हें।
और बहुत ही ज्यादा लापरवाही बरती जा रही थी। ग्लूकोज की बोतलें चली और नॉर्मल दवाई इलाज बस यही सब कर रहे थे वो लोग। जो लोग हैं अब जाकर पकड़े गए हैं, अब जाकर 4 को पकड़ा है। इंसाफ की उम्मीद है आप लोगों को जिस तरह से जितनी थी? हमें उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो बीजेपी सरकार का किसी ने कुछ बोला है ना योगी जी ने इस बात पे कुछ भी बोला है। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ धरने पर बैठे हैं अभी। हमें तो न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? हमें फांसी चाहिए। जैसे मेरी बेटी की जान गई है, बहुत सी घनघोर कागज अपराध और दिल्ली में एक बहुत ज्यादा है। जैसे मेरी बेटी के संग में अत्याचार हुआ है, उसी तरह उसको फांसी चाहिए। परिवार का ये दर्द आपने सुना, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, जब एक हाथ में आपकी बेटी है, हर जगह चोट के निशान, गर्दन टूटी हुई, आंखों से खून निकल रहा हो, और सामने थानेदार साहब आपको जानकारी दे कि रुक जाइए, अभी एम्बुलेंस तक बुलाने के लिए वहां पर पहल ना हो। ये बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे 19 साल की एक लड़की खेतों में पशुओं के लिए चारा बटोरने गई थी। लड़की मां से थोड़ी दूर क्या हुई, 4 हैवानों ने इसे पकड़ लिया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हाथरस पहुंच गई हैं और तंसीम हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, जहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। तंसीम, बताइए लोगों का गुस्सा आज किस तरह से इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। तंसीम अंजना, लोगों का गुस्सा, लोगों का शोर, लोगों का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। मैं एक चीज़ अंजना बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। जब हम सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे थे तो ये बताया गया कि जो पीड़िता है वो वेंटिलेटर पे है। एडीजी और कप्तान साहब कहते हैं कि वो अपना स्टेटमेंट दे रही थी। एक पीड़िता जो वेंटिलेटर पे है वो अपना बयान, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो, वो अपना बयान दे रही थी। जिसके गले में दुपट्टे के वो निशान हो, जिसको जबरदस्ती खींचा गया है खेत में, वो अपने बयान दे रही थी। अंजना, बेहद चौंकाने वाला है और इस पे तो बाकायदा पुलिस की जो भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर पुलिस क्यों ऐसा बोल रही है, क्यों अपने एफआईआर को छुपाने के लिए शुरू में बोला छेड़छाड़ का मामला है, फिर बोला हत्या के प्रयास का मामला है, उसके बाद बोला अब गैंग रेप का मामला है। अब उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ पे अब पुलिस की कोशिश है कि जो परिवार के लोग हैं उनको साथ में यहाँ से ले जाया जाए और डेड बॉडी को उनके हवाले किया जाए। देखिए, पुलिस का जो अमला है वहाँ तक पहुँचा है, उनके जो फैमिली वाले हैं उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर में, यहीं पे परिवार के लोग बैठे हुए हैं जिनको ये समझाने बुझाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आप यहाँ से धरना प्रदर्शन और जो अपना विरोध है उसको ख़त्म करें, और ये कोशिश पुलिस की लगातार जारी है। तो जाहिर सी बात है लोग विरोध करने वाले भी हैं, लेकिन अभी हालत ये है कि अब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और लोग यहाँ से कम होते नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी तरह हॉस्पिटल परिसर को खाली कराया जाए और जो डेड बॉडी है वो परिवार को हैंडओवर करके यहाँ से हाथरस के लिए रवाना की जाए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास तंसीम, और अगर परिवार के लोग और भी जुड़े तो उनको आप लीजिएगा, बताइएगा, मुझे इशारा कीजिएगा। सीधे चित्रा के पास चलते हैं जो हाथरस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हाथरस पुलिस और हाथरस के एसपी साहब अब ये समझाने में लग गए हैं चित्रा कि ये गैंगरेप का मामला नहीं है, लेकिन एक एक बात चीख चीख कर जो कह रही है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में लोगों के लिए ये रूह कपा देने वाली खबर है। इस तरह का बर्बर व्यवहार आज भी बेटियों के साथ हो रहा है और थाने जाने पर कहा जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। ये परिवार का आरोप। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात को लेकर होती है क्योंकि अभी इसी साल मार्च में निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी गई, लेकिन मार्च के बाद देखिए अभी हम सितंबर में ही है, तब तक एक और निर्भया का मामला हाथरस से सामने आ गया। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात और गैर जिम्मेदाराना जानकारी निकलकर सामने आई है वो हाथरस के एमपी, जिन्होंने कुछ देर पहले आज तक से बातचीत की है। हम सब ने सुना कैसे वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं गैंगरेप का मामला नहीं है, अभी तो हम इस पूरे मामले में रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, अस्पताल जो रिपोर्ट देगा उसके बाद हम कहेंगे
कहेंगे जीप कटी हुई नहीं थी। परिवार की ओर से कहा जा रहा है जीप कटी हुई थी, वो बोल नहीं पा रही थी। परिवार कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। और यहाँ पर एसपी साहब आखिर वो कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है जिसके आधार पर इस बात को ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि नहीं नहीं भैया ऐसा तो कोई मामला नहीं था। अब उनसे ये पूछना, जैसे ही मेरी मुलाकात होती है मैं उनसे तुरंत ये पूछूंगी कि ये बताइए फिर उस पीड़िता के ऊपर हमला क्यों किया गया, आज उसकी जान चली जाती है। परिवार के लोगों को हम सब सुन रहे हैं। 14 तारीख का ये मामला है सितंबर का, और 22 तारीख के बाद आप उसको ढंग का इलाज देते हैं। अगर उसको शुरू में ही सही तरीके का इलाज मिल गया होता तो हो सकता है वो बेटी हमारे बीच जिंदा होती। ऐसे अधिकारियों को शर्म नहीं आती है अंजना, सच्चाई यही है। वो सीधे आकर परिवार वहां सफदरजंग में अपने गांव से निकलकर, जरा सोचिए कितने गरीब और मजबूर किस्म के लोग हैं ये। इनके पिता से अगर आप बातचीत करेंगी तो आंखें भर जाएंगी। घास काटने का मतलब समझते हैं आप? घास काटने का मतलब ये होता है कि 2 जून की रोटी के लिए सुबह से लेकर पूरी रात तक संघर्ष करना, नून और रोटी के लिए संघर्ष करना। और यहाँ पर एसपी साहब क्लीन चिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं गैंगरेप का कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो इस तरह के अगर अधिकारी रहेंगे तो न्याय की उम्मीद कैसे? और इसी वजह से परिवार का ये कहना है कि दरअसल पूरे मामले में सक्रियता अगर दिखाई गई होती तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। एक तो आपने उस लड़की को सही तरीके का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, दूसरा परिवार इस समय सफदरजंग में वहां पर बैठकर आधी रात को इस समय परेशान हो रहा है। और आप ये कहने में तुले हुए हो कि नहीं गैंगरेप का मामला नहीं है। उनकी फैमिली को हम सब ने सुना, परिवार वाले कैसे बोल रहे हैं कि दरअसल जब मां ने देखा, देखिए मां, एक भाई और बेटी जो निर्भया हमारे बीच नहीं रही, ये तीनों लोग घास काटने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए थे। एक गठरी जब बन गई तो उस घास को लेकर भाई वापस चला आया, मां और बेटी वहीं पर रह गए। घास काटते काटते मां आगे चली जाती है और बेटी को पीछे जो दुपट्टा रहता है उसे घसीट कर लेकर जाया जाता है, जो जानकारी हमें मिली है। उसके बाद उसका शरीर जिस तरह से खेतों से बरामद होता है, ऊपर से पुलिस का ये रवैया है पूरे मामले पे जो अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेहद शर्मनाक। यही तो सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, हर जगह की बात हो, हमने पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद की निर्भया की खबर दिखाई थी, पूरा देश कैसे उसके साथ रहा था। आज जब हाथरस के एसपी को बेहद संवेदनशील होकर यह बताना चाहिए कि परिवार को न्याय मिलेगा, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे ताकि परिवार को न्याय मिल पाए, उस निर्भया को न्याय मिल पाए जो आज हमारे बीच नहीं रही। और इस एसपी की ये मजाल देखिए, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं गैंगरेप का तो कोई मामला नहीं है। अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि कम से कम इस तरह के अधिकारियों को अगर वो ऐसा मुंह खोल रहे हैं तो चुप रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी अंजना, लेकिन अपने आप में बेहद दुखद ये मामला है। अब तारीखें बदल जाती है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, श्वेता भी बता रही थी, दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, वक्त भी बदलता है, तो कुछ नहीं बदलता है इस देश में, वो है बेटियों के साथ इस तरह का बर्बर रवैया। चाहे जो रिपोर्ट आती है गैंगरेप को लेकर, रेप को लेकर, उसको हम देख लें, या फिर 2012 में निर्भया का मामला सामने आया था, अब जाके मार्च में उस परिवार को इंसाफ मिला है। बीते 16 सालों में सिर्फ 4 लोगों को फांसी हुई है गैंगरेप या रेप के इस मामले में। इस देश की न्याय कानून व्यवस्था क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरी हद तक देखिए, पुलिस उनके साथ हो ना हो, सरकार हो ना हो, नेता हो ना हो, हम लोग आखिरी तक लड़ते रहेंगे इस परिवार के लिए, क्योंकि ये इस देश के समाज के आखिरी छोर में जो बच्ची खड़ी हुई है, जो बेहद गुमसुम परिवार है, जो ये देख, उनके पिता से आप बात करेंगे, वो लोग तो तय कर रहे थे जब इस लड़की का मामला सामने आया था कि हम लोग अब गांव छोड़ देंगे, क्योंकि ये दबंग लोग हैं। और इसके पहले इन लोगों ने उनके दादाजी के साथ भी बहुत बर्बरता की थी, जिस परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं वो रसूखदार परिवार बताया जा रहा है, जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ पर एसपी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बेहद हैरानी होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब उनको सुना, मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि एक अधिकारी जिसकी वहां की लड़की को लेकर पूरे देश में इस तरह गुस्सा है, चाहे बॉलीवुड की बात करें, नेता की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आखिर कैसे दे सकता है अंजना? ये अपने आप में पूछा जाने वाला सवाल है। बस कुछ ही देर में मैं वहां पर पहुंचूंगी और मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगी, लेकिन अपने आप में बेहद दुखद ये मामला। और पुलिस अगर इस तरह से लापरवाही करेगी तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात को पुलिस को और उसके अधिकारियों को समझना चाहिए। अंजना। श्वेता, परिवार ने अपनी बात कही, बताया कि पुलिस ने क्या किया था वहां पर। ये जो लापरवाही है, ये जो उस थाने में हुआ है हाथरस के, ये आने वाले वक्त में बहुत परेशानी का सबब बनेगा इन सब के लिए, जो इतनी संवेदनहीनता एक बेटी के साथ बर्बर कांड होने के बाद भी दिखाते हैं। और ये सवाल हम आज तक पर उठाते रहेंगे। सचमुच अंजना, और अगर हम नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा? इस लड़ाई को हमें लड़ना ही होगा और निष्कर्ष तक इसे लड़ना ही होगा। वो इसीलिए लड़ना होगा क्योंकि अगर पुलिस बिना जांच के फैसला अपना सुना देती है कि ये देखिए इसमें तो ये मामला ही नहीं है, अगर वो ये कहे कि हाँ संशय है, तो भी मैं 1 सेकंड के लिए ये समझ सकती हूँ, लेकिन निर्णय सुना देना कि कुछ हुआ ही नहीं था, ये मामला तो बिल्कुल अलग है। ये अपने आप में शक पैदा करता है।
ये बात सिर्फ एक राज्य की पुलिस की नहीं होती है, एक समुदाय की नहीं होती है, एक जाति की नहीं। जब तक इसमें बंटवारा करके या फला राज्य में किसकी सरकार है ये देखकर आप किसी बेटी की असमत की बात करेंगे, उसकी जिंदगी की बात करेंगे, तो कभी इस देश की बेटियों को इंसाफ नहीं हो सकता है, कभी नहीं मिल सकता है उन्हें इंसाफ। और आज की तारीख में अगर ये बेबसी दिखती है, और जब तक हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं अंजना, उस दौरान भी न जाने कहां क्या क्या हो रहा होगा, तब तक कितने भी कड़े कानून बना लीजिए, अगर अमल में लाने के लिए आपकी मंशा नहीं रहेगी तो कभी इस पूरे मामले में न्याय मिल ही नहीं सकता है। सिर्फ एक मामला नहीं है, निर्भया के समय से भी अंजना, जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी तब हमारी लड़ाई ये थी कि कानून बदलना चाहिए। कानून बदला, लेकिन क्या पता था कि उस पर अमल करने से पहले ही ये फैसला सुना दिया जाएगा, जांच वाली एजेंसी फैसला सुना देगी कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ तो आखिर क्यों गई उसकी जान, क्यों आपने उसे नाटक साबित करने पे अपना पूरा दम लगा दिया, जबकि आप शुरुआत में ही अगर उससे पहले आपने ये सारी चीजें की होती तो शायद इस तरह का नतीजा आज देखने के लिए नहीं मिलता। उस बच्ची को कम से कम अच्छा इलाज तो शुरुआत में ही मिल जाता। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज तक ने ये मुहिम उठाई है, हम हर पक्ष की बात जरूर आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन हमें भी इस बात का एहसास है कि जो हैवानियत इस बेटी के साथ हुई है, जो संवेदनहीनता पुलिस ने दिखाई है, कड़े से कड़े कानून के रहते हुए भी जिस तरह से सवाल उस बेटी पर उठाया गया जो खुद पीड़िता थी, वो आज की इस दुनिया में, इस देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम बनेंगे हाथरस की निर्भया की आवाज। जुड़े रहिए आज तक के साथ।